फंक्शन रिकर्सन होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों होती है। तो रिकर्सन मतलब कोई भी काम बार बार होना, अगेन एंड अगेन। जिस तरह से लूप में हम लोग प्रोग्राम कोई भी एक टास्क जो है बार बार होता था, तो उस टास्क को करने के लिए हम लोग लूप का इस्तेमाल करते थे। उसी तरह से किसी फंक्शन में अगर कोई काम बार बार, एक ही काम बार बार हो रहा है, तो उस जगह उस प्रोग्राम को हम लोग फंक्शन रिकर्सन से आसानी से बना सकते हैं। यानी फंक्शन रिकर्सन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शन इन विच ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन टू एग्जीक्यूट एनी टास्क रिपीटेडली और टू एग्जीक्यूट एनी टास्क अगेन एंड अगेन। जैसे सपोज कीजिए अगर एक फंक्शन है इन फैक्ट, तो फैक्ट में क्या हो रहा है, जो है जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, अगर 5 नंबर है तो पांचों नंबर आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एक ही काम हो रहा है। तो यहां पर इस कोड के अंदर फैक्ट जो है अपने आप को कॉल कर रहा है, यानी ये फैक्टोरियल अपने आप को कॉल कर रहा है, इस तरह से ये काम रिपीट हो रहा है, बार बार वो घूमे जा रहा है। तो इस तरह के टेक्निक को हम लोग फंक्शन रिकर्सन बोलते हैं। तो फंक्शन रिकर्सन थोड़ा सा शुरुआत में समझने में कॉम्प्लिकेटेड होता है, सभी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप 2-4 प्रोग्राम 5 प्रोग्राम बना लेते हैं तो आसानी से किसी भी लूप वाले प्रोग्राम को, किसी भी रिपीटेटिव जो है टास्क वाले प्रोग्राम को आप फंक्शन रिकर्सन से आसानी से बना सकते हैं। तो फंक्शन रिकर्सन हमारा एक तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही काम को एग्जीक्यूट बार बार करा सकते हैं। तो थोड़ा सा टेक्निक समझने वाली बात है फंक्शन रिकर्सन में, कि अगर हम लोग एक सपोज करते हैं फैक्टोरियल का ही प्रोग्राम बना लेते हैं कि फंक्शन रिकर्सन से फाइंड फैक्टोरियल ऑफ नंबर यूजिंग फंक्शन रिकर्सन, फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सन। तो अगर हमको किसी नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट कराना है रिकर्सन से, तो हैश इंक्लूड stdio.h और एक फंक्शन बना लेते हैं इंट फैक्ट, मतलब रिटर्न करता है और एक इंटीजर भी लेता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि वो चारों टाइप में किस टाइप से आप फंक्शन रिकर्सन को इस्तेमाल करते हैं। वॉइड से भी हम लोग बना सकते हैं, बिना रिटर्न के भी बनाते हैं। तो एक और प्रोग्राम देख लेंगे जिसमें रिटर्न नहीं होगा। तो फिलहाल इंट एक नंबर ले लेते हैं n, और जिसमें रिजल्ट रखेंगे वो हो जाता है r। तो यूजर से इनपुट लेते हैं printf इंटर एनी नंबर, यूजर से कोई इनपुट लेंगे, उसको रीड करके रख लेंगे scanf %d और इसको रख लेंगे n में। अब बारी आती है फंक्शन को कॉल करने की, फैक्ट n को कॉल करेंगे, रिजल्ट को रखेंगे r में और ये प्रिंट करा देंगे printf फैक्टोरियल इक्वल टू %d और r का वैल्यू। ये मेन बंद हो गया। अब हम लोग को मेन जो सेक्शन देखना है कि फैक्टोरियल में रिकर्सन कैसे काम करता है, कैसे एक दूसरे से रिपीट करता है। तो हम लोग देखेंगे कि रिपीट करने के लिए हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो यहां लिखेंगे इंट, डिफिनेशन सेक्शन में इंट फैक्ट इंट n, सेमीकोलन नहीं लगेगा, n यहां x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, n का n भी ले सकते हैं। अब अगर यूजर 1 देता है इनपुट के रूप में, तो 1 का फैक्टोरियल क्या होगा 1। तो इसके अंदर सबसे पहले एक जो है वैल्यू ले लेते, वेरिएबल ले लेते इंट, रिजल्ट ले लेते r और चेक करते हैं इफ अगर n इक्वल टू 1 होगा, तो इस केस में रिटर्न कर देंगे रिटर्न 1। इल्स अगर ऐसा नहीं होगा, तो अगर 1 नहीं होगा, सपोज कीजिए 4 होगा, पहली बार मान लेते 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो पहली बार 4 होगा, तो यहां पे कॉल करेंगे, लिखेंगे r इक्वल टू n इंटू, फिर फैक्ट को कॉल कर लेंगे फैक्ट n माइनस 1। तो क्या होगा कि जैसे ये वाला सेक्शन होगा, अब इसमें ये काम कैसे करेगा, और नीचे आएंगे और इसमें रिटर्न करा देंगे रिटर्न r का वैल्यू। ये इल्स वाला सेक्शन शुरू हुआ था और ये इल्स वाला सेक्शन बंद हो गया। अब ये काम कैसे करेगा, सपोज कीजिए यूजर यहां 4 देता है, फर्स्ट टाइम मेन कॉल किया फैक्ट को और इसने वैल्यू दिया 4, यानी यहां से वैल्यू यहां पास हो गया 4। तो 4 हमारा यहां पर आया, तो यहां पे आए, चेक किए n इक्वल टू 1 है, नहीं 1 नहीं है, तो इल्स वाले सेक्शन में आया
और r इक्वल टू, यानी ये फर्स्ट टाइम ये वाला फंक्शन जब ये कॉल हुआ है फैक्ट, तो इसमें आया 4 और इसमें r इक्वल टू हो गया 4 इंटू फैक्ट 3, यानी ये 3 पास किया। ये पहली बार कॉल हुआ, ये दूसरी बार कॉल हुआ। सेकंड का डिफिनेशन में यानी फिर ये नीचे से कॉल हुआ, ऊपर आया, n का वैल्यू है 3, जैसे ये घूम के आया तो इस n का वैल्यू हो गया 3। तो इस वाले फैक्ट में, सेकंड वाले फैक्ट में ये 3 आया, r इक्वल टू 3 इंटू ये कॉल किया n-1, ये 2 पास हुआ। फिर थर्ड टाइम ये कॉल हुआ, फिर फैक्ट, इसमें वैल्यू कितना आया 2, फिर r में आया 2 इंटू फैक्ट 1। अब ये चौथी बार कॉल हुआ, इसमें फैक्ट में कितना आया फैक्ट 1। अब ये वाला फंक्शन क्या करेगा, जैसे वैल्यू 1 होगा ये 1 रिटर्न कर दिया, रिटर्न 1 किसको रिटर्न करेगा, मेन को नहीं करेगा, ये अपने कॉलिंग फंक्शन को, यानी इस फंक्शन के लिए कॉलिंग मेन है, इस फंक्शन के लिए कॉलिंग ये है, इस फंक्शन के लिए कॉलिंग ये है, इस फंक्शन के लिए कॉलिंग ये है। सबने एक दूसरे को कॉल किया, इसने इसको कॉल किया, इसने इसको कॉल किया, इसने इसको कॉल किया, तो ये अपने कॉलिंग वाले को रिटर्न करेगा, यानी ये इसको रिटर्न किया 1, तो 2 इंटू 1 2। तो फिर ये जब काम पूरा हुआ तो ये रिटर्न कर दिया r यानी 2 का वैल्यू ये रिटर्न किया यहां, तो 3 इंटू 2 6। अब इसने क्या किया, r का वैल्यू, फिर इसने इसको रिटर्न किया, वैल्यू क्या रिटर्न किया 6, और 6 इंटू 4 24, तो इसने इसको रिटर्न किया, तो मेन के पास क्या आ गया 24, तो 4 का जो हमारा जो है फैक्टोरियल हो जाएगा 24। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो सेक्शन होता है कोड, वो एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर चला जाता है, और रिटर्न करते वक्त एक दूसरे को वैल्यू को रिटर्न कराया जाता है। तो एक रिकर्सन फंक्शन में एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जब जो कॉलिंग सेक्शन के ऊपर जितना भी कोड लिखा जाता है, अगर वो डिसीजन मेकिंग के अंदर नहीं हो तो वो क्या होगा, जाते वक्त रन कराएगा। अगर मान लेते हैं इसके अंदर अगर हम प्रिंट करा देते प्रिंट एफ एन, तो यहां पर इसको कैलकुलेट करने, कॉल करने के पहले 4 प्रिंट करा था, फिर 3 प्रिंट करा था, फिर 2 प्रिंट करा था, फिर 1 प्रिंट करा था, सॉरी 1 में तो जाता ही नहीं। तो यानी इसके ऊपर, कॉलिंग के ऊपर जैसे आता वो रन कराते हुए आता। अब फिर अगर हम इसके बाद यहां पे लिख देते प्रिंट एफ एन का वैल्यू, तो अब क्या होता है, ये जाते वक्त भी प्रिंट कराता। तो सबसे पहले जाते वक्त प्रिंट कराता, तो 2 कराता, फिर 3 कराता, फिर 4 कराता, यानी इसके बाद कराता 2 3 4। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कॉलिंग के पहले जो भी कोड रन करता है वो जाते वक्त कराते हुए चला जाता है, और जो कॉलिंग के बाद जो कोड लिखा रहता है वो लौटते वक्त उसको एग्जीक्यूट कराते चला जाता है। तो इस तरह से इसको ध्यान में रख के हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है फैक्टोरियल का प्रोग्राम काम करता है फंक्शन रिकर्सन में। तो अब जो है दूसरा एक प्रोग्राम देखते हैं। एक प्रोग्राम है जिसमें कोई भी नंबर दें और उस नंबर का टेबल प्रिंट कराना है। जैसे 5 दे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। इस तरह से हम नंबर का क्या करेंगे, टेबल प्रिंट कराते जाएंगे। तो इस फंक्शन में कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं आना है, तो यहां पर क्या होगा, कुछ वैल्यू देंगे, यानी फंक्शन हो जाएगा हमारा प्रिंट टेबल ऑफ ए नंबर, टेबल ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्सन। तो हैश इंक्लूड stdio.h लिखा हुआ है ही, यहाँ पे लिखेंगे void, फंक्शन का नाम रख देते हैं टेबल, और एक नंबर लेगा इंटीजर इंट, void में इंट एक नंबर लेते हैं n, printf, यूजर से एक इनपुट ले लेंगे इंटर एनी नंबर, और scanf %d, और इसको लेकर के रख लेंगे n। अब हमको क्या करना है, टेबल प्रिंट करना है। तो सिंपली कॉल करेंगे बना हुआ फंक्शन टेबल को, n पास करेंगे, और ये चूंकि कुछ भी रिटर्न नहीं देता है तो इससे कोई मतलब नहीं है, आगे मेन बंद हो जाएगा। उसके बाद void टेबल, अब रख लेते हैं इंट n। अब इसमें क्या है कि हमको प्रिंट कराना है क्या, 5 1 जा 5, यानी 5 इंटू 1 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, इस तरह से 5 10 जा 50 तक। तो यहाँ 5 तो नहीं बताया गया है, तो यहाँ
इस जगह पे कुछ भी नंबर हो सकता है n, और एक लूप चलाने के लिए i, और ये रिजल्ट प्रिंट कराने के लिए r, यानी n इंटू आई जो है वो क्या है कि चलता रहेगा। तो हमारा यहां पर n का वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है i के साथ और ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो यहां पर भी हमको एक नंबर n है, अब n बार बार प्रिंट होगा, तो यहां पर एक वेरिएबल लेते हैं इंट i, और एक वैल्यू i और एक ले लेते हैं इंट r इक्वल टू n इंटू आई, और इसको प्रिंट कराते जाएंगे, प्रिंट %d /n r का वैल्यू। इसके बाद i एक बढ़ेगा, i प्लस प्लस, अब ये एक बढ़ गया। अब हम फिर कॉल कर लेंगे टेबल i का, टेबल n, ये बंद हो गया। तो यहां पर एक ये है कि ये वेरिएबल i काम नहीं करेगा, इसलिए काम नहीं करेगा कि जैसे ही फर्स्ट टाइम किसने, मेन ने कॉल किया टेबल को कॉल किया, इसको वैल्यू दिया 5, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही ये आया, पहली बार कॉल हुआ टेबल, इसमें आया 5, i हुआ 1, i होगा 1। अब यहां पर क्या होगा कि फिर ये वाला टेबल कॉल करेगा फिर सेकंड टाइम टेबल को, तो यहां पर फिर क्या होगा कि यहां पास हुआ 5, लेकिन यहां पर i फिर वापस शुरू हो जाएगा किससे, 1 से। अगर यहां i इक्वल टू 1 देंगे तो वापस फिर हो जाएगा 1 से शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हमको इसको थोड़ा क्या होना चाहिए, बार बार i का वैल्यू 2, 3, 4 इस तरह से हो जाना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एक i का भी वैल्यू पास करना होगा जो कि बार बार वो बदलता रहे। तो यहां पर टेबल में एक इंट के साथ एक इंट दे देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए यहां पे दो वैल्यू चाहिए, एक इंट चाहिए n और एक इंट चाहिए i। तो यहां पर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। तो अब फर्स्ट टाइम जब यहां n पास होगा तो n के साथ साथ एक वैल्यू पास होगा 1, और जब यहां पहली बार 1 आएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम यहां पर कितना क्या आएगा, यहां पर i प्लस प्लस हो गया, तो यहां पर फिर यहां कॉल करेंगे i प्लस प्लस, यानी i का वैल्यू हो गया 2। तो सेकेंड टाइम जो कॉल होगा यहां i हो जाएगा 2, फिर थर्ड टाइम जो होगा i हो जाएगा 3, फिर फोर्थ टाइम क्या होगा i होगा 4। तो इस तरह से 4 इंटू 5 इंटू इस तरह से चलता रहेगा और पूरा टेबल हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ दो आर्गुमेंट देना है, एक n और दूसरा i, क्योंकि यही दोनों मल्टीप्लाई होकर के हमारा रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ इसीलिए दो वेरिएबल की जरूरत पड़ी, n की वैल्यू और i की। पहली बार n ये मेन पास करेगा 1, और ये बार बार इंक्रीमेंट होके i प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये एक इंक्रीमेंट होकर के 2, फिर नेक्स्ट टाइम 3, 4 इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा जब तक ये चलता रहेगा। लेकिन ये एग्जिट कब करेगा, उसके लिए कंडीशन हम लोग को लगाना होगा। ये तब तक एग्जिट कर चलता रहेगा लूप जब तक ये इफ, अगर ये कब तक चलता रहेगा, i छोटा होगा बराबर होगा 10 के। लेकिन जैसे ही i का वैल्यू क्या होगा 11 होगा, प्रोग्राम इस अंदर वाले कोड में नहीं जाएगा, यानी टेबल को कॉल नहीं करेगा, प्रोग्राम वहीं से बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर कंडीशन चेक करना होगा, क्या i का वैल्यू क्या होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, तभी ये लूप रिपीट होता रहेगा। तो इफ के लिए यहां ब्रैकेट ओपन किए, क्योंकि जैसे ही i छोटा होगा ये वाला कोड यहाँ टेबल को कॉल नहीं करेगा और प्रोग्राम बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा टेबल प्रिंट हो जाएगा फंक्शन रिकर्सन की मदद से। तो यानी फंक्शन रिकर्सन हमारा वही करता है, किसी भी काम को बार बार एग्जीक्यूट कराता है जैसे हमारा लूप करता है।